जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी प्यारे बच्चे बहुत ही समय से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली अब वो समय आ चुका है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 53,000 पदों पर भर्ती आ रही है और बहुत ही सारे बच्चे बहुत ही शानदार तरीके के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे अपनी तैयारी को पूरी जी जान के साथ कर रहे होंगे। आपके मन में यह बिल्कुल संशय नहीं होगा कि पेपर होगा कि नहीं, वैकेंसी आएंगी या नहीं। तो यह बात आपको एकदम क्लियर कर दूं कि रेणुका मिश्रा जी जो नई अध्यक्ष बनी है भर्ती बोर्ड की, उन्होंने अभी योगी आदित्यनाथ जी को ब्रीफ किया था, उसका लाइव कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भर्ती तो आ ही रही है। जो भी बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश दरोगा, उत्तर प्रदेश जेल ऑर्डर या फिर वो यहां पर रेडियो ऑपरेटर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आज मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूं यूपी जीके की आज तक के पूछे गए सभी सवाल। यानी उत्तर प्रदेश में जो अभी तक के सभी सवाल यूपी जीके के पूछे गए हैं, वो सारे सवाल आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वादा है इस क्लास से सभी प्रश्न आएंगे। कैसे आएंगे वो आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, यह आपके इच्छा के ऊपर है। परंतु जब आप इस क्लास का कंटेंट देखोगे, जब आप समझोगे कि सर ने वाकई में इस क्लास के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत शानदार तरीके के साथ सर ने एक एक चीज को क्लियर किया है, तब आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में सिर्फ आपका समय लेने नहीं आया हूं या आपको यह बताने नहीं आया हूं कि यहां से ये सवाल इस तरीके से आएगा, ये क्वेश्चन आए, नहीं। मैं इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके के साथ कराने वाला हूं, आप लोग देखोगे ना इस वीडियो को, आप लोगों का इतना शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम बेहतरीन हो जाएगा। यूपी जीके में बहुत अच्छे तरीके से आपके सवाल फंसेंगे। आप सभी लोग देखो, अच्छे से समझो इस वीडियो को। आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो को तैयार किया है, इसके कंटेंट को बनाने में बहुत समय लगा है। आप सभी लोग कहेंगे गुरुजी आपने कंटेंट बना लिया, वीडियो दे दी पीडीएफ, तो बिल्कुल बच्चा आपको इसकी एकदम प्री पीडीएफ मिलेगी। आपको क्विज मास्टर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले नंबर पर उस लिंक पर क्लिक करोगे और डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर पाओगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन रजिस्टर करना, देन इस पीडीएफ पर क्लिक करना। फ्री पीडीएफ जैसे सीआईसेट की अपलोड है, बहुत सारी पीडीएफ अपलोड है, वही आपको यूपी जीके का ऑल पीवाईक्यू पीडीएफ नोट्स का एक फोल्डर मिल जाएगा। उसके बाद इस व्यू पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से पीडीएफ आपकी खुल जाएगी। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने बताया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित कर लिया था, मुबारक खिलजी। तो मैंने ये बताया कि देखो इतने जो है एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है, और देखो जो मैंने मैराथन क्लास कराई उसमें आया है। जैसे ये क्वेश्चन कराया, ये मैराथन क्लास कराई उसमें आया है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो मैराथन क्लास कराता हूं वहां से सवाल आते ही आते हैं, क्योंकि वह मैराथन क्लास में एक दो दिन का नहीं, पूरे पूरे 8 से 10 दिन का कंटेंट तैयार किया जाता है, पूरा पूरा मेहनत की जाती है, अच्छा कंटेंट, बेहतरीन क्लास होती है। तो आप सभी लोग इसको जरूर डाउनलोड कर लेना ऐप को, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस तरीके से आपको पूरी बेहतरीन डिजाइन पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से आप देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन आया चरक संहिता, तो चरक संहिता एक बुक आई, इसको ये किससे संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है, तो 12 बुक लिखवा दी मैंने। मुद्रा राक्षस, राज तरंगड़ी, बुद्ध चरित, ये सब आप नोट कर पाओगे। इन सभी के फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे, कोई चार्ज नहीं देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर भी अगर ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आए तो 8787055266 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ऐप का लिंक आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है 18 जून 2018 को शिफ्ट 1 में। स्टार्ट करें। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या बरेली। आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी लोग वीडियो रोक करके आंसर जरूर दो, गलत भी है तब भी दो, सही भी है तब भी दो, परंतु एक बार आंसर दो तो आपको एक आइडिया रहेगा कि मैंने कौन सा आंसर दिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रयागराज, वर्तमान में इलाहाबाद पहले इसका नाम था। तो इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है, यहां पर जिला है। इसकी कितनी जनसंख्या है, तो 5,95,04,331 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखो, अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है तो भाई सबसे कम वाला कौन सा, ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे कम वाला महोबा है, सबसे कम जनसंख्या जिला
वाला जो यहां पर जिला है उत्तर प्रदेश का, वह महोबा है। प्रयागराज का लिंगानुपात 1000 से 901 है, यानी 1000 पर पुरुष पे 901 महिलाएं हैं। अगर हम लोग बात करें प्रयागराज कौन सा भारत का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या में आता है, तो 13वां जिला जो है प्रयागराज, भारत का 13वां जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला बन जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों ने देखा कि प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो भैया सबसे बड़ा जनसंख्या में अगर प्रयागराज है तो क्षेत्रफल में भी पता होना चाहिए कौन सा है। तो आप देख सकते हो ये भारत का मैप, ये किसका मैप है, ये भारत का मैप है। और उस भारत में ये यूपी का रेड कलर का जो आपको दिख रहा है यूपी है, और उस यूपी में यहां पर रेड कलर का ये लखीमपुर खीरी है। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और लखीमपुर खीरी किससे मिला हुआ है, यानी किस अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ। ये भी हम लोग सीमाएं भी अभी देखेंगे। और याद रहे यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमाएं, वो एक बार याद हो गई ना तो समझ लो यूपी याद हो गई। तो सीमाएं हमें अच्छे से पढ़ना है। तो लखीमपुर खीरी नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7680 किलोमीटर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो यूपी में लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 40,21,243 जनसंख्या लखीमपुर खीरी में रहती है। और इसके घनत्व की बात करें तो 520 लोग पर किलोमीटर पे रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर पे लगभग 520 लोग यहां पर रहते हैं। अब आपसे सवाल पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जिला, यूपी का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। तो यूपी का कौन सा जिला, यूपी का आपको बता दूं लखीमपुर खीरी जिला नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग ये देख लिया कि प्रयागराज जनसंख्या में सबसे बड़ा है, महोबा जनसंख्या में सबसे छोटा है, लखीमपुर खीरी जनसंख्या में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो भैया एक बात बताओ, सबसे छोटा भी तो पता होना चाहिए आपको। तो भदोही सबसे छोटा जिला है यूपी का। कौन सा, भदोही जो है सबसे छोटा जिला है यूपी का, यह भी याद रखिए। भदोही उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या 15,78,213। 2011 की जनगणना के अनुसार 1200 लोग पर किलोमीटर में इसमें रहते हैं, पर किलोमीटर स्क्वायर में इसमें रहते हैं। अगर आप देखोगे ये भारत है और यहां पर ये छोटा सा जो जिला आपको दिख रहा है ना यूपी का, ये भदोही। यूपी में कुल कितने जिले हैं, यूपी में मात्र 75 जिले हैं, 75। इसके आधार पर यूपी जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे नंबर 1 टॉप रैंक हो जाता है, यानी पहले नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पहला जिला हो जाता है यानी पहला राज्य हो जाता है वह राजस्थान हो जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य जो यूपी हो जाता है वो चौथा राज्य हो जाता है। पहला राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, पर जनसंख्या में पहले नंबर पर है यूपी। इस चीज को आप याद रखना। अगर यूपी को हम लोग एक देश के तौर पर घोषित कर दें तो यूपी पूरे विश्व का 5वां देश बन जाएगा, 5वां सबसे बड़ा देश जनसंख्या के तौर पर बन जाएगा। जैसे इसमें आपका कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, है ना, ब्राजील, खुद इंडिया, ब्राजील की जनसंख्या यूपी की जनसंख्या के समान है। 5वें नंबर पर आपका यूपी हो जाएगा। आगे हमारा अगला सवाल है जो कि 18 जून 2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता। अब कौन कौन सा गुजरता है, किस किस राज्य से वे गुजरती है, यह आपको पता होगा, तभी तो आपको पता होगा कि किससे नहीं गुजरता। तो राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा, परंतु उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, आंसर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो किससे किससे गुजरती है। ये जो आपको रेड कलर का लाइन दिख रहा है, रेड कलर का डॉट दिख रहा है, इससे आपको क्या पता चलेगा, ये एक कर्क रेखा है जो कि एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के बीच से निकलती है। ये पूरे पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। जब ये भारत से गुजरती है तो कितने राज्यों को काटती है, तो भारत के 8 राज्यों को काटती है, यानी 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, उस ट्रिक से आपको जल्दी याद हो जाएगा। वह ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो ये आपको 8 राज्य याद हो जाएंगे। जैसे मी से आपका हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया आपका त्रिपुरा, पा से आपका हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया आपका यहां पर राजस्थान, गा से आपका यहां पर हो गया गुजरात, मां से आपका यहां पर क्या हो गया मध्य प्रदेश,
और छा से आपका यहां पर हो गया छत्तीसगढ़, और झा से यहां पर क्या हो गया झारखंड। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कि गुजरते हैं। यानी 8 राज्यों से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, परंतु उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। इस चीज को भी याद रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे वीडियो की, इस यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूपी जीके के सब्जेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़ेंगे यूपी की राजनीतिक सीमाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी में जो भी सवाल अभी तक आए हैं, यानी जो भी पेपर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ है, हर शिफ्ट में 3 प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। आप पूरी वीडियो मत देखो, परंतु यह मात्र 15 मिनट का आगे का जरूर देख लो। आपको लगे कि नहीं तो मजा नहीं आ रहा ये वो, तो मजे के लिए नहीं देखना है आपको बेटा, सिलेक्शन के लिए देखना है। तो सिलेक्शन के लिए प्लीज इसको देख लेना। इसकी पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप इस वीडियो को देखकर समझो और पीडीएफ से डेली रिवीजन कर लो। 15 मिनट में फुल रिवीजन हो जाएगा। मोबाइल उठाया, क्विज मास्टर ऐप खोला, फ्री पीडीएफ सेक्शन पे गए और वहां से पूरा पीडीएफ आराम से देख लिया। चलिए, तो आप लोग देखिएगा यूपी की राजनीतिक सीमाएं। हम लोग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर तरफ से देखेंगे कि उत्तर में कौन कौन राज्यों से मिलता है, कौन कौन राज्यों से राजनीतिक सीमाएं यूपी बनाता है। सबसे पहले उत्तर का देखते हैं। तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 2 राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा बनाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल यूनियन टेरिटरीज, तो टोटल 9 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, यह आपको पता है। परंतु उत्तर प्रदेश उत्तर में किन राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, यह जरूर पूछा जाएगा। यह सवाल यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल ऑर्डर कई में पूछा जा चुका है। जैसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर में प्रदेश में, मतलब निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ उत्तरी सीमा रेखा बनाता है, उत्तरी दिशा में सीमा रेखा बनाता है, इस तरीके से पूछेगा। यह कहेगा कौन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ दक्षिणी सीमा बनाता है, इस तरीके से पूछता है सवाल। तो आपको याद रखना है, उत्तर में तो ये बनाता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दक्षिण में बनाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, पश्चिम में ये बनाता है राजस्थान और हरियाणा के साथ, और ये पूरब में बनाता है बिहार और झारखंड के साथ। याद रखोगे, ये आप लोगों को याद रखना, 8 राज्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये किसके किसके साथ बनाता है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम में राजस्थान हरियाणा, पूरब में बिहार झारखंड और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है। ये एकदम से याद नहीं होगा, इसके लिए आज आप वीडियो देखो और डेली रिवीजन करो, नोट्स बना लो, याद हो जाएगा कि उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राजस्थान और हरियाणा के साथ बनाता है, पूरब में उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के साथ, दक्षिण में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है। अब देखो, अगर आप लोगों ने देख लिया कि भैया उत्तराखंड के साथ सीमा रेखा बनाता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तराखंड में आपको यह जानना है कि यूपी के कितने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो यूपी के 7 जिले उत्तराखंड के साथ टच करते हैं। कौन कौन से हैं वो देखो। तो यहां पर आप देख सकते हो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले यूपी के उत्तराखंड के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। यह आपको उत्तराखंड का मैप दिख जाएगा। ये यूपी के 7 जिले उत्तराखंड के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो आपको याद रखना है। अब आपसे प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड के साथ सीमा रेखा बनाता है। अब इन 7 जिलों को याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप बता पाओगे कि सर ये वाला बनाता है, ये वाला नहीं बनाता है। या ऐसे पूछेगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के इस उत्तर प्रदेश के जिले के साथ सीमा रेखा बनाता है, तो आपसे एक जिला होगा ऐसा। या उत्तराखंड, कहेगा उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो इस 7 याद रखने हैं, तो अभी आप बता पाओगे कि किसके साथ बनाता है। धीरे धीरे याद होंगे, एकदम याद नहीं होंगे, मुझे पता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली या पीलीभीत, ये 7 जिले हैं। धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहोगे, याद करते रहोगे तो याद। अब सवाल पूछेगा कि नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो सर नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। या नेपाल उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो सर इसमें 7 जिले हैं। कौन कौन जिले? एक तो लखीमपुर खीरी है, एक बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, पीलीभीत है। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसे हम लोग कहेंगे, या मैं तो कहूंगा बहुत, पूरी यूपी जीके का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक यही मैं मानता हूं, क्योंकि ये जल्दी याद भी नहीं होता है।
याद रखना, यूपी के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाता है, ये तो आपको याद ही रहेगा। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कौन कौन से जिले बनाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप नोट्स बना लें। नहीं नोट्स बना रहे हो तो आपको फ्री पीडीएफ मिल रही है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके डेली रिवीजन करें। अब देखिएगा, पूर्वी सीमा पर स्थित जिले, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पूर्वी सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित हैं? तो पूर्वी सीमा पर स्थित जिले जो है टोटल वो 6 जिले हैं। आप लोगों को याद रखना है, उत्तर प्रदेश में पूरब में 6 जिले स्थित हैं। कुशीनगर स्थित है, देवरिया स्थित है, बलिया स्थित है, गाजीपुर स्थित है, चंदौली स्थित है और सोनभद्र स्थित है। ये तो पूरब हो गया। आगे देखो, अब आपको याद रखना है दक्षिणी जिले में कौन कौन है। तो दक्षिणी जिले में टोटल 8 जिले स्थित हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। ये 8 जिले जो हैं ये दक्षिणी जिले में स्थित, दक्षिणी में स्थित है, यूपी के दक्षिण में स्थित है। ये यूपी के पूर्व में स्थित है, याद रखोगे आप लोग। आगे, यूपी के पश्चिम में कितने जिले स्थित है? ये सवाल आपका जेल वार्डर के एग्जाम में आया था कि यूपी में पश्चिम में कितने जिले स्थित है। कोई भी बच्चा नहीं बता पाया था इस सवाल का जवाब। बहुत बच्चों का गलत हुआ था, तुक्का तक लग जाए तो अलग बात। सभी बच्चे करे थे सर यूपी जी के बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं थी, बस थोड़ा डीप में पूछा था। और सबसे ज्यादा बच्चों के गलत सवाल आए थे राजनीतिक सीमाओं से या सीमाओं से संबंधित। भाई एक बात बताओ, यूपी में चूड़ियां कहां पाई जाती हैं, तांबा कहां पाया जाता है, मैग्नाइट कहां पाया जाता है, सबको पता है, सब रट के जा रहे हो। लेकिन भाई जो डीप में है वो पूछेगा तब आप कैसे बताओगे। वो हमें इस बार कोई कसर नहीं छोड़नी, अच्छे से पढ़ना है। टोटल 12 जिले हैं और इनको हम एक एक करके अच्छे से याद करने हैं। एक तो ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर। ये पश्चिम में स्थित है। आपको जरूर याद रखना है इन तीनों दिशाओं को। उत्तर में नहीं आपको याद रखना है, पर इन तीनों को जरूर याद रखना है। आगे बढ़े तो आगे देखेगा, हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला सहारनपुर। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, कहेगा हिमाचल प्रदेश को यूपी का कौन सा जिला स्पर्श करता है, या यूपी का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है, तो सहारनपुर। ये आपको जो मैप में दिख रहा है ये क्या है? ये हिमाचल प्रदेश। यूपी का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है? सहारनपुर। या सहारनपुर निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा रेखा बनाता है? जरूर पूछेगा। तो आप क्या बताओगे बेटा? हिमाचल प्रदेश। बिहार को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं वो 7 जिले हैं। बिहार राज्य को कितने जिले स्पर्श करते हैं? 7। कौन कौन? एक महाराजगंज, ये आपको जो मैप में दिख जाएगा ये बिहार है। ये देख लो अब यहां पर ये बिहार है और इधर साइड में यूपी। तो 7 जिले स्पर्श करते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये 7 जिले बिहार के 7 जिले, यूपी के 7 जिले बिहार राज्य के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। जरूर याद रखना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। झारखंड को स्पर्श करने वाला जिला, तो झारखंड को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। ये आपको मैप में झारखंड दिख जाएगा। ये झारखंड है और ये यूपी है और यहां पर आपका सोनभद्र है। तो सोनभद्र झारखंड को स्पर्श करता है। अब आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के कितने जिले? तो सबसे ज्यादा जिले मध्य प्रदेश के 11 जिले। तो सोनभद्र, मिर्जापुर, इसके अलावा क्या हो जाएगा बेटा? प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। ये 11 जिले जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। याद रखोगे आप लोग, बहुत ज्यादा क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। जो भी आप ये पढ़ रहे हो इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्विज मास्टर के ऑफिशियल ऐप के ऊपर। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। यूपी जीके पीवाईक्यू पीडीएफ नोट्स, यहां पर व्यू पे क्लिक करोगे आपको पीडीएफ दिख जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रॉब्लम आए ऐप को डाउनलोड करने में तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको ऐप का लिंक भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कई सारे पेपर में सवाल आया है, जेल वार्डर, यूपीएसआई से बहुत सारे पेपर में सवाल आया है कि 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। यूपी का वह कौन सा जिला जो 3 राज्यों को टच करता है, 3 राज्यों को स्पर्श करता है? तो वो हो जाएगा आपका सहारनपुर। कौन कौन से वे जिले हैं? तो आपका हो जाएगा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब आपको बताना है कि उत्तराखंड व नेपाल को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड व नेपाल को स्पर्श करने वाला जो जिला है वह पीलीभीत है। याद रखोगे। आगे देखेगा, नेपाल भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, यानी उत्तर प्रदेश मात्र एक अंतरराष्ट्रीय देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है।
आगे 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, आप देख सकते हैं यहां पर स्टार लगा है और बहुत सारे पेपर में यह सवाल आया है। यूपी का, एसआई का, कांस्टेबल का, किसी भी एग्जाम का पेपर आप उठा लो तो मतलब आप देखोगे कि यहां से यह सवाल जरूर मिलेगा कि 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। याद रखोगे 4 राज्यों कौन कौन से जिले? बिहार को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश को करता है, छत्तीसगढ़ को करता है और झारखंड को स्पर्श करता है। 3 ओर से मध्य प्रदेश घिरा हुआ जिला, तो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ जो जिला है वो ललितपुर है। यूपी का ललितपुर मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। आगरा मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ। तो उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ बनाता है? सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य के साथ बनाता है? यहां से सवाल बनेगा तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा और हिमाचल प्रदेश सबसे कम। उत्तर प्रदेश के टोटल 11 जिले जो कि एनसीआर में शामिल हैं, यहां से सवाल बनता है। यहां पर मैं आपको बता दूं आरओ एआरओ से संबंधित भी सवाल यहां पर आया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो कि एनसीआर में शामिल है। इस तरीके के सवाल आए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित हैं, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। ये आपका आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर या फिर रेडियो ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन वे 8 जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित हैं? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। आगे अब अगला क्वेश्चन आ जाता है। 18 जून 2018 को एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? गुलाब, गेंदा, चमेली या पलाश? तो आप सभी लोग जानते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पलाश जो है इसका राज्य पुष्प है। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस क्रेन है और राजकीय वृक्ष जो है अशोक वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कथक है। हालांकि आप उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को कथक कह सकते हो, पर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो जो कथक है वो आप लोगों को बता दूं एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश का है। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। 18 जून 2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया कि हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था? कानपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, मेरठ में हुआ था या प्रयागराज में हुआ था? तो हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। कहां पर हुआ था? प्रयागराज में। एक स्टैटिक का भी सवाल आपका यहां से बनता है और स्टैटिक जीके का क्या सवाल कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सर 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का क्या था? इनका जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाएगा। आगे देखिएगा उन्हें 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक से भी नवाजा गया। तो 3 बार ये ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीते। एक 1928 में जीते, एक 1932 में जीते, एक 1936 में जीते। भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा। तो इनको पद्म भूषण कब दिया गया? 1956 में दिया गया। किसको? ये दिया गया मेजर ध्यानचंद जी को। ये जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है। आगे देखिएगा अगला कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या वाराणसी? तो मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। और आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो वाराणसी है ये यूपी में ही पड़ता है। तो ये यूपी का ही सवाल हो गया। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था धनपत राव। इनका धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था, बचपन का नाम था। मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो क्या है? 3 तो याद रखने, गोदान, गबन और सेवा सदन। ये गोदान तो इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 तो बहुत हो गए, कर्म भूमि, मानसरोवर, ईदगाह, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट उपन्यास शामिल हैं, लेकिन इसमें से 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रेमचंद को 31 जुलाई 1980 को इंडिया पोस्ट द्वारा 30 पैसे के डाक टिकट जारी करने के साथ स्मरण किया जाता है। यानी 30 पैसे तक के डाक टिकट को जारी करने के लिए तो आप लोग देखोगे कोई डाक टिकट खरीदोगे तो उस पर मुंशी प्रेमचंद की क्या होगी? फोटो लगी होगी,
हालांकि आप बस इतना याद रखो कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका जो है मूल नाम जो था धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राय श्रीवास्तव। देखो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस, महात्मा गांधी या इलाहाबाद? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 23 सितंबर सन 1987 को की गई थी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड, तो यह क्वेश्चन आरओ एआरओ में पूछा गया था। यूपी का एक एग्जाम होता है समीक्षा अधिकारी का आरओ एआरओ का, तो उसमें आया था कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के रूप में जाना जाता था। किसे? ये 23 सितंबर 1887 को स्थापित किया गया था। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। याद रखोगे, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को की गई थी। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे जो है कन्नौज को एक तरह का शहर माना जाता है। पूर्व की घास कन्नौज शहर को दिया गया उपनाम है। पूर्व की घास कन्नौज शहर को दिया गया उपनाम है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जमदग्नि ऋषि कौन है? यह भगवान परशुराम को ही जमदग्नि ऋषि कहा गया, जो वर्तमान यूपी के गाजीपुर जिले में स्थित है। वर्तमान यूपी के गाजीपुर जिले में स्थित है। जमानिया शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, यह भी याद रखिएगा। जमानिया शहर में स्थित जमदग्नि आश्रम हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी कामधेनु गाय के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हो 18 जून 2018 को पूछे गए हैं। उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय को जाना जाता है। उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? रघुपति सहाय को। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। इनकी बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविताएं थी। मैं तो यही कहूंगा पूरी ताकत लगा दो इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या जेल ऑर्डर में सिलेक्शन लेने के लिए, और इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही। सहाय का जन्म 29 अगस्त 1896 में यूपी का एक जिला पड़ता है गोरखपुर, वहां हुआ था। वही गोरखपुर है जहां पर आपको बता दूं चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था, आपको पता है ना चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को यूपी का एक जिला पड़ता है गोरखपुर। गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा, वहां पर एक आंदोलन छिड़ गया था जिसमें 13 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। उसी पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी थी। ठीक है, ये चौरी चौरा कांड हुआ था कहां पर? 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में, ये भी याद रखिएगा। सहाय को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हो 18 जून 2018 से टोन में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हो चुके। आप देख सकते हो हर पेपर, जो भी यूपी के पेपर हुए जो मैं करा रहा हूं, हर पेपर से 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ यूपी जीके के हैं। तो आप समझ सकते हो कि यूपी जीके आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। मैं तो जब ये वेबसाइट मतलब ये क्वेश्चन सर्च कर रहा था, कि बना रहा था जब स्लाइड, तो मैं देख रहा था कि बाप रे कितने क्वेश्चन यूपी जीके से पूछे गए। मैं तो एकदम पागल हो गया इसको देख करके। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोगों के लिए यूपी जीके बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यूपी जीके में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हो, यूपी जीके में बहुत अच्छा अपना कंटेंट करना चाहते हो, तो आप सभी लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत शानदार अमेजिंग कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? वर्षा ऋतु में बिरहा, रसिया, चैती या कजरी? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कजरी गीत गाया जाता है, यानी कि यूपी का गीत पूछा गया, यूपी का प्रसिद्ध गीत कजरी। कजरी को आमतौर पर उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। हमारा ललना के घर में, ऐसे करके गाया जाता है। आपने गांव में या अपने घर में कभी ना कभी जरूर सुना होगा।
मैंने तो बहुत सुना है, बड़ा परेशान हो जाता था मैं तो। अगला, बाराबंकी में, अभी देख रहे हो अब आपका चेंज हुआ है, अभी तक 18 जून चल रहा था, कम से कम 10 क्वेश्चन से ज्यादा ही होंगे, अब आपका आ गया 19 जून 2018 की पूछे गए सभी सवाल। तो बाराबंकी में एक मेला लगता है, देवा मेला। बाराबंकी में देवा मेला प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रसिद्ध सूफी संत ऋत के वार्षिक अर्ज के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो किसके जो है अवसर पर इसको आयोजित किया जाता है, इस मेले को? तो ये किया जाता है वारिस अली शाह के वार्षिक अवसर पर, वारिस अली शाह के वार्षिक अवसर पर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? देखो क्वेश्चन आ गया, है इंपॉर्टेंट कि नहीं है बताओ। यही तो मैंने अभी आपको पिछले पढ़ाया, पूरी सीमाएं जो पढ़ाई, अब देखना यहां से कितने सवाल आपके बने। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? चीन, भूटान, नेपाल। तो आप देख सकते हो ये नेपाल है और ये आपका यूपी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नेपाल। उत्तर प्रदेश मात्र एक देश नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अगर देश की पूछी जाए, राज्य तो बहुत है, देश की अगर पूछी जाए तो नेपाल भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कुल कितने जिले? 7 जिले। ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं। कितने जिले? 7 जिले। एक कौन सा रहेगा? लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और पीलीभीत। यानी उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, परंतु उत्तर प्रदेश के कौन से जिले? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और पीलीभीत, ये 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश 9 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन? तो राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और आपका झारखंड और आपका छत्तीसगढ़। मैं आपको मैप में समझाता हूं, ये डॉट आपको दिख रहा है, ये देखो मैंने पूरा बनाया है मैप पे आपको, ये आपका यूपी का हो गया। अब देखिए कौन कौन, सबसे पहले यहां से देखो यूपी लग रहा है राजस्थान के साथ में, आगे देखो यूपी लग रहा है हरियाणा के साथ में, आगे देखो यूपी लग रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बना रहा है, और किसके साथ में सीमा बना रहा है? हिमाचल प्रदेश के साथ में। समझ आऊंगा ये? और किसके साथ सीमा बना रहा है? हिमाचल प्रदेश के साथ में। और किसके साथ सीमा बना रहा है बेटा? ये देखो आप, ये हरियाणा के साथ में। ठीक है, मैं ये बना रहा है दिल्ली, छोटा सा आपको दिखने लगा, ये दिल्ली के साथ में। और किसके साथ? उत्तराखंड के साथ में बना रहा है। और किसके साथ? बिहार के साथ में बना रहा है। और आपका मध्य प्रदेश के साथ, और आपका यहाँ पर किसके साथ में हो जाएगा? झारखंड के साथ में हो जाएगा, और छत्तीसगढ़। तो आप मैप में भी देख सकते हो, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने स्क्रॉलिंग की है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो किसके किसके साथ सीमा ये उत्तर प्रदेश बना रहा है। आपको दिख रहा है मैप में, देख लो। मैप पे देखने के साथ आप कौन कौन से वे राज्य हैं? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 9 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। हालांकि 8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरीज है, पर आप इसको राज्य में ही काउंट करोगे और राज्य से ही आपके सवाल बनेगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे देखते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश के 3 विश्व धरोहर स्थल है, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के स्थल के रूप में शामिल किया है। तो कौन कौन है? तो एक तो आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने सन 1569 में करवाया था और इसको सन 1986 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। याद रखोगे, सन 1986 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। मुगल सम्राट अकबर ने सन 1569 में इसको बसाया था। अगर हम लोग बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सन 1983 में इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। अगर हम लोग बात करें आगरा के किला की, इसको 1558 में अकबर ने बनवाया था। वर्ष 1983 में विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। ये 3 विश्व धरोहर यूपी के हैं जो आपको याद रखने हैं एनी हाउ। हालांकि इसकी पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन आपको एनी हाउ इसको याद रखना है। पीडीएफ आपको नीचे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा क्विज मास्टर का ऐप का, वहां से आपको मिलेगी फ्री में एकदम, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? शामली, अलीगढ़, आगरा और मथुरा। देखो शुरुआत में ही क्लास के बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यह सवाल, यहां से जरूर बनेगा। टोटल 8 जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आपके शामिल हैं।
शामली को 23वें जिले के रूप में यूपी के शामिल किया गया। तो उत्तर प्रदेश का 23वां जिला जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल किया गया। ठीक है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अभी देखो 19 जून का ही चल रहा है शिफ्ट 1 का, देख रहे हो कितने क्वेश्चन पूछे गए। मुरादाबाद रिक्त काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है। आप देख सकते हो मुरादाबाद यहां पे आपको दिख रहा होगा, दिखने से आप पता लगा सकते हो ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पीतल के लिए प्रसिद्ध है। अब यहां से मैंने देखा, जब मैंने एनालिसिस किया डीप, तो मैंने देखा यूपी की जलवायु कैसी है, यहां से सवाल जरूर बन रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग, यूपी की जलवायु कैसी है, यहां से आपके सवाल बन रहे हैं, यहां से प्रश्न आपके आ रहे हैं जलवायु मिट्टी से। तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। आप देख सकते हो यूपी SSC लोअर पीसीएस प्रीलिम्स पेपर 2 26 जून सन 2016 को यहां से सवाल मतलब बने हैं और ये यूपी पीसीएस तक में पूछे गए। तो देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। याद रखोगे, इसका कैसा जोन है, कैसा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो जोन है वो क्षेत्र कैसा है, वो उष्ण कटिबंधीय जोन है। कैसा बेटा? उष्ण कटिबंधीय जोन। याद रखोगे आप सभी लोग कि नहीं याद रखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, उष्ण कटिबंधीय जोन है, क्योंकि यहां तापमान औसतन रहता है, ना ज्यादा रहता है ना कम रहता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कृषि जलवायु, उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर 9 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की ऋतु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 ऋतु हैं। 3 ऋतु कौन है? एक तो आपकी हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु, एक वर्षा ऋतु और एक आपकी शीत ऋतु। उत्तर प्रदेश की ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु की अगर हम लोग समय की बात करें तो ये सवाल यहां से बना था। तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय रहता है वो मार्च से जून तक रहता है। इसका औसतन अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 39 डिग्री तक रहता है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से 23 डिग्री तक रहता है। यूपी में सर्वाधिक तापमान, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया सवाल और जेल ऑर्डर में भी। यूपी में सर्वाधिक तापमान कौन से क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अगर हम लोग अब इसकी वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु 15 जून से 5 अक्टूबर तक रहती है। पश्चिम वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है जबकि पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। यूपी में 75 से 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। यह भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है आरओ एआरओ के एग्जाम में कि कहां से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना पूछा गया था, जुलाई और अगस्त होता है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा मथुरा में। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में 56 दिन की होती है, कम वर्षा मथुरा में 32 दिन की होती है। आगे अगर हम लोग बात करें आखिरी शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु का जो समय रहता है फरवरी नवंबर रहता है, यानी ठंडा। सबसे ठंडा महीना जनवरी का माना जाता है। वर्षा जो होती है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के कारण यहां पर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन 19 जून का ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के किस जिले में कृषि विश्वविद्यालय है? SVPUAT, इसको क्या बोलेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। लखनऊ, पंतनगर, मेरठ या सहारनपुर? तो ये बेटा आपका मेरठ में स्थित है। कहां पर स्थित है? मेरठ में आपका ये स्थित है। जरूर याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बन जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर सन 2000 को की गई थी, तब जब आपका उत्तराखंड टूटा था। एक सवाल आपका यहां से और याद हो जाएगा। उत्तराखंड भी 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था, है ना? तो 2000 को 1857 में 10 मई को 1857 में, कब? 1857 को 10 मई को ही मेरठ की छावनी में 85 जवानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और इसका नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। यानी मेरठ से 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी पूछा जाता है, तो मेरठ से हुई थी और 10 मई 1857 को हुई थी। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में से संबंधित है? यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ जिले आते हैं, उसमें से कौन सा जिला जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? महोबा। महोबा जिला जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शुरुआत में ही बता चुका हूं। कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगर हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें
तो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हो जाता है वो 70,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। सोनभद्र जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में दक्षिणी उत्तर प्रदेश में 7 जिले और उत्तरी मध्य प्रदेश में 6 जिले शामिल हैं। अब ये आप लोगों के लिए याद करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि बुंदेलखंड क्षेत्र में यूपी के कितने जिले आते हैं बाबू, यूपी के 7 जिले, बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं, 6 जिले। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेली भाषा बोली जाती है, जैसे आपको पता है यहां पर क्या आ जाएगा, कन्नौजी, ठीक है, बुंदेली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी। तो जो बुंदेली भाषा बोली जाती है वो 70,000 वर्ग किलोमीटर में बुंदेलखंड क्षेत्र फैला है। उसमें जो है 7 से 13 टोटल जिले हो जाते हैं, जिसमें से 7 जिले यूपी के और 6 जिले एमपी के। तो यूपी के कौन कौन से जिले हैं, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ये सातों याद करो, क्योंकि यूपी का यही सवाल अभी आपसे पूछा गया था कि देखो ये 19 जून 2018 शिफ्ट 2 चालू हो चुकी, शिफ्ट 2 का सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो फतेहपुर है, सोनभद्र है, महोबा है, तो महोबा है सर। अब इसको आप पढ़ लो, आगे से कोई सवाल यहां से पूछेगा तो आप बता सकते हो कि झांसी भी है, ललितपुर भी है, जालौन है, हमीरपुर, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है। ये 7 जिले हैं। एमपी के भी देख लो, एमपी के जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप सामने इनको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट है, 13.5%, 9.5, 8.4 या 7.3% क्षेत्रफल यूपी का है। ठीक है, याद रखोगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का चौथा बड़ा राज्य है, जबकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा स्थान, सबसे पहला स्थान किसका हो जाएगा, राजस्थान सबसे नंबर 1 पर, और उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो जनसंख्या की दृष्टि से इसका पहला स्थान हो जाता है। यूपी में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। ठीक है, और क्या है, 75 जिले हैं। यूपी में 18 मंडल और 75 जिले हैं। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की बेटा 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो यह भी याद रखिएगा, सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास। सबसे अधिक राज्यसभा सीटें किसके पास हैं, उत्तर प्रदेश के पास। लोकसभा से 80 हैं और राज्यसभा सीटें 31 हैं, ये भी आप लोग याद रखना। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो 403 विधान सभा में सीटें कितनी है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है, 403, जबकि विधान परिषद कितने हैं, 100। देखो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है, 403, विधान परिषद सीटें कितनी है, 100। याद रखोगे, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद 100। याद रखोगे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। आगे देखिएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा की राजधानी बन गया, पांचाल, अंग, सूरसेन या मत्स्य। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा की राजधानी जो बन गया, वो बन गया आपका सूरसेन। ठीक है, मथुरा की राजधानी क्या थी, सूरसेन। टोटल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद। छोटे छोटे महाजनपदों को मिलाकर के, जनपदों को मिलाकर के एक महाजनपद बनता था। उसमें टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें 8 महाजनपद तो सिर्फ यूपी में थे। कितने थे, 8 महाजनपद। चरकुला ब्रज भाषा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। याद रखोगे, चरकुला जो लोक नृत्य है वो यूपी का लोक नृत्य है और यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के भारत प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा गया है आरओ के एग्जाम में 5 दिसंबर 2021 को जो हुआ कि कितने महाजनपद यूपी के। तो यूपी में बेटा 8 थे, अभी बिल्कुल बताया। यूपी में कितने महाजनपद शामिल थे, 8 महाजनपद शामिल थे। एक बार आप देख लो, एक तरफ महाजनपद और एक तरफ उनकी राजधानी। कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर हो जाएगी। पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र या कौंडिल्य हो जाएगी। सूरसेन राजधानी मथुरा हो जाएगी। वत्स राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। कौशल की राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती हो जाएगी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावा हो जाएगी। काशी की राजधानी वाराणसी और चेदी की राजधानी यहां पर शक्तिमती हो जाएगी। ये 8 के 8 आपको महाजनपद व उनकी राजधानी याद करनी है। ये ऐसा नहीं कि देख लो इंपॉर्टेंट, ना भाई ना, ये याद करनी है। ये आपके पेपर के लिए क्या हो गई,
रामबाण हो गई। एनी हाउ याद करनी है। अगर मैंने इतनी मेहनत के साथ आपको ये कंटेंट बनाया है 7-8 दिन लगा करके, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप सभी लोग भी आराम से इसको देखें, समझें। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। यहां से सवाल जरूर बनेगा। आप सभी लोग मैप में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्विज मास्टर का ऑफिशियल ऐप आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में मिल जाएगा, वहां से लिंक से आप इसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, ठीक है भाई। तो पीडीएफ को जब आप डाउनलोड कर लोगे तो इसको आप मैथ में हर तरीके से डेली रिवीजन कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी हाउ याद करना है। ये मेरा आप कुछ भी समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, या आप मेरी विनती समझ लो, जो समझ याद करना है तो करना है। सवाल जरूर यहां से एक आएगा। उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, पद्म लाल पन्ना लाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भागचंद हरिचंद। मदन मोहन मालवीय जो थे ये थे। हिंदुस्तान 1887 में इन्होंने संपादक किया था, ठीक है। समाचार पत्र इसका नाम क्या था? हिंदुस्तान। याद रखोगे आप सभी लोग, हिंदुस्तान। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इनका जन्म सन 25 दिसंबर सन 1861 को हुआ था, वर्तमान प्रयागराज में, तब इलाहाबाद। तो प्रयागराज में 1861 में 25 दिसंबर को जन्म हुआ था मदन मोहन मालवीय का। 12 नवंबर सन 1946 को 85 साल की उम्र में बनारस में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म और मृत्यु इनकी क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है। जन्म और मृत्यु इनकी दोनों इंपॉर्टेंट है। इनकी जो राजनीतिक पार्टी थी वो थी हिंदू महासभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। यह एक स्टैटिक का भी सवाल बन जाता है कि किसे महामना की उपाधि से जो है नवाजा गया था। तो ये पहले भी थे और अंतिम भी थे जिनको महामना की सम्मानजनक उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे अगर हम लोग बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में स्थित है, इसको इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे एक सवाल इससे बनेगा, देखना ये सेम कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहां स्थित है। ये यूपी में पूछा गया है, ये वाराणसी में स्थित है। इसे BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा सन 1916 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। आगे देखिएगा, भारत सरकार ने मदन मोहन मालवीय जी को सन 24 दिसंबर 2014 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। मरणोपरांत भारत रत्न इन्हें मिला। 24 दिसंबर सन 2014 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समाचार पत्र हिंदुस्तान का 1887 में संपादन किया। यही तो सवाल आपसे पूछा गया जो यहां पर मैं आपको एक लाइन में समझा रहा हूं। यही तो सवाल आपसे पूछा गया है और ये अभी पूछा जाएगा वाराणसी में। इसलिए जो अलग से पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1910 में साप्ताहिक मर्यादा पत्रिका के संपादक। तो पिछली बार इसने पूछ दिया भैया हिंदुस्तान के बारे में, तो हो सकता है अगली बार इनकी मर्यादा पत्रिका के बारे में पूछते। तो सन 1910 में साप्ताहिक मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? मदन मोहन मालवीय जी ने। 2011 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। 22 जनवरी सन 2016 को महामना एक्सप्रेस चलाई गई जो कि वाराणसी से दिल्ली तक चलाई गई। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या याद रखोगे? 22 जनवरी सन 2016 को एक एक्सप्रेस चलाई गई, क्योंकि इनका जन्म कहां पर हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु कहां हुई थी? बनारस, वाराणसी। तो याद रखो कि वाराणसी से दिल्ली तक इस ट्रेन को चलाया गया, एक्सप्रेस जो इनके नाम पर चलाई गई। 22 जनवरी महामना एक्सप्रेस उसका नाम रखा गया क्योंकि इनको महामना की उपाधि मिली थी। हरिद्वार में घाट के निकट ही स्थित एक छोटे से द्वीप का नाम इनका मालवीय द्वीप रखा गया। आप समझ सकते हो, पूछ सकता है कि मालवीय द्वीप कहां स्थित है, तो आप याद रखोगे मालवीय द्वीप जो स्थित है बेटा हरिद्वार में स्थित है। मदन मोहन मालवीय यानी इनके नाम पर ही हरिद्वार में घाट के निकट एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप का नाम रखा गया मालवीय द्वीप। आप सोच सकते हो कि मदन मोहन मालवीय जी कितना इंपॉर्टेंट हो गए हैं आप लोगों के लिए और कितना जरूरी सवाल आप लोगों के लिए यहां से। कोशिश करो इसको नोट करो आप, बाकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी, चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया? देखो आप सभी लोग जानते हो कि संविधान के भाग 17 में क्या है? संविधान का जो भाग 17 है इसमें क्या दिया गया है? इसमें राजभाषा है। इसमें क्या है? राजभाषा।
और कहां से कहां तक इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक इसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 17 में जो राजभाषा दी गई है उसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी भाषा होगी वो कैसी होगी, तो जो हमारी बेटा भाषा होगी ना, भाषा वह क्या होगी, हमारी राजभाषा हिंदी होगी। और हमारी जो लिपि होगी, लिपि वह क्या होगी, लिपि, तो हमारी जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। हमारी लिपि क्या कैसी होगी, देवनागरी हमारी लिपि होगी। और याद रहे 1951 को यह निर्धारित कर दिया गया कि हमारी जो भाषा है, आधिकारिक भाषा है हिंदी, ये सभी को मानना पड़ेगा। ये बाध्यकारी कर दिया गया 1951 में, ठीक है। और अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया है, इसमें है अनुच्छेद 343 में हमारी राजभाषा का वर्णन, और 351 में क्या है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। अब देखो उत्तर प्रदेश की राजभाषा यानी उत्तर प्रदेश की भाषा, राष्ट्रीय भाषा क्या हो गई, हिंदी हो गई। और इसकी दूसरी भी राज्य की भाषा है, वह कौन है, उर्दू। तो आपसे बता दूं ये सेम प्रश्न आपका पूछा गया कि उर्दू को आधिकारिक राज्य की भाषा कब बनाया गया यूपी का, तो 1989 में बनाया गया। ये भी याद रखोगे 1989 में। आप देख सकते हो कि 1951 के राजभाषा अधिनियम के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश के में राज्य प्रशासन के द्वारा एक भाषा बन गई, राजभाषा बन गई। और 1989 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसमें उर्दू के राज्य की अतिरिक्त भाषा के रूप में इसको जोड़ा गया। तो उर्दू जो है वो दूसरी है, सेकंड नंबर की, पर पहली कौन सी आपकी, हिंदी। और कब जोड़ा गया, 1989। आगे देखिएगा, निम्न में से रिक्त फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की। आप देख सकते हो ये भी यूपी का ही क्वेश्चन है, 19 जून 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो बताओ टप्पा शैली, तो क्या हो जाएगा, यहां पर इनका नाम हो जाएगा मियां गुलाम नबी सूरी। इन्होंने टप्पा शैली यहां पर विकसित की थी। आप समझ सकते हो, मियां गुलाम नबी सूरी है ना, इनको मियां गुलाम नबी सूरी को शोरी मियां के नाम से भी जाना जाता था। क्या, शोरी मियां के नाम से भी इनको जाना जाता था, जो अवध के नवाब आसुफ उद्दौला के दरबार में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भारतीय संगीतकार थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए है। उनका जन्म मुल्तान पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। आगे देखो, भारत के टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। देखो भाई शास्त्रीय संगीत की बात आई तो आपको मैं बता दूं शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, ये 8 शास्त्रीय, भरतनाट्यम जो है ये कहां का शास्त्रीय नृत्य है, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी केरल का, ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का। कोई इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि नहीं, परंतु यह तो है ना, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय असम का। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, याद रखोगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, लोकगीत है। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आल्हा। आल्हा जो है बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले तो पड़ते हैं यूपी के और 6 जिले पड़ते हैं एमपी के। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो आल्हा है वो एमपी का भी फेमस है, यूपी का भी फेमस है, याद रखोगे। और भी राज्य है। तो बिरहा यह एक लोकगीत है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार में अहीर समुदायों में संबंधित है। रसिया, देखो ये तो आप लोग आला जान चुके हैं कि बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है। बिरहा देख लो, तो बिरहा यह एक लोकगीत है जो कि मुख्य रूप से यूपी और बिहार में अहीर समुदाय, तो अहीर समुदाय जरूर है, किस समुदाय से संबंधित है, अहीर समुदाय से संबंधित है। रसिया यह लोकप्रिय लोक संगीत है जो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है ना। लंगुरिया यह रसिया का दूसरा रूप है, लंगुरिया। आगे देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, अब देखिए 19 जून को पूछा गया सवाल, निम्न में से रिक्त एक संगीत और मंत्र मुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के दिनों के बाद आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला या सीकरी मेला। क्या हो जाएगा बेटा, नौचंदी मेला। ये प्रत्येक वर्ष होली के बाद कुछ दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। नौचंदी मेला एक रंगीन मंत्र मुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों के बाद आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया नौचंदी मेला कहां पर आयोजित किया गया या किया जाता है, तो मेरठ में।
प्रयाग इलाहाबाद में आयोजित होने वाला कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। तो कुंभ मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखोगे। कुंभ मेला हिंदू धर्म में एक धार्मिक तीर्थ है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। ठीक है, 12 वर्षों के दौरान 4 बार इसको मनाया जाता है। अब देखिए भाई, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को कितना दौड़ना आवश्यक है? चलो, तो आपका एक डाउट भी क्लियर हो गया। कितना है? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर ये पुरुषों को दौड़ना है। आगे देखो, 2/12/2008 यानी 2 दिसंबर सन 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद श्री BN लहरी उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे। आप सभी लोगों के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आप लोग अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो अभी कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख दो। क्वेश्चन चैलेंजिंग ये है, आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के पहले जो स्वतंत्रता के बाद अध्यक्ष चुने गए थे, BN लहरी उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक चुने गए थे। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की इस समय अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में आपको बताना है निरीक्षक कौन है, वर्तमान में बोर्ड अध्यक्ष और निरीक्षक। कोशिश करिएगा आंसर देने की। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो अगर आपका कमेंट ऑफलाइन में आ गया, गारंटी देता हूं कोई सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा कोई, क्योंकि आपको नहीं आंसर पता होगा तो आप ढूंढोगे, इधर सर्च करोगे तो पता चलेगा उससे कि आपको ये है। दूसरी चीज, एक मोटिवेशन और एक आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के लिए आपका क्या जज्बा है वो भी पता चलेगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? सेम प्रश्न देखो बेटा पूछा गया, सेम प्रश्न। अभी पीतल नगरी वाला मैंने आपको बताया था ना, सेम प्रश्न मुरादाबाद। यही दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब एक बार ये सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कहां पर स्थित है, याद रखो, जो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। मुजफ्फरनगर को मुख्य रूप से भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। मुजफ्फरनगर को मुख्य रूप से भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखोगे। मिर्जापुर लाल पत्थर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर के लिए। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से रिक्त का उत्पादन कर रहा है, चिकनकारी का, कांच की चूड़ियों का कर रहा है। फिरोजाबाद 200 से भी अधिक वर्षों से यह कांच की चूड़ियों का क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? कौन सा कथक घराना? भाई कथक घराना आ गया तो लखनऊ हो गया, सीधा आंसर। जब भी कथक घराना की बात करेगा तुरंत आप लगा देना, आंसर लगेगा, ठीक है, तुरंत। लखनऊ घराना, इस नृत्य कला के प्रमुख कलाकार हैं श्री बिंदादीन महाराज, कालिका प्रसाद जी, श्री अच्चन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। ये 5 लोग लखनऊ घराना के जो हो जाते हैं प्रमुख कलाकार हो जाते हैं। ठुमरी गायन और अभिव्यक्तियां इस लखनऊ घराने की विशेषता है, जिसके प्रचार का मुख्य श्रेय महाराज बिंदा सिंह को है। जयपुर घराना में कथक नृत्य की राजस्थानी परंपरा का उल्लेख है। बनारस घराना, ये जानकी प्रसाद घराना के नाम से प्रसिद्ध है। जानकी प्रसाद वाराणसी के रहने वाले थे। बनारस घराना है, देखो एक तो लखनऊ घराना इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा इसमें बनारस घराना इंपॉर्टेंट हो गया। बनारस घराना जो है ये जानकी प्रसाद घराना के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि जानकी प्रसाद वाराणसी के रहने वाले थे और इस बनारस घराना से संबंध रखते थे। यूपी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13 नवंबर सन 1963 को यूपी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये सारे सवाल इस स्लाइड में आपको जो दिख रहे हैं बोर्ड में एक एक इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राम राजा ने रिक्त की राजधानी अयोध्या में शासन किया। तो बेटा आपको क्या कहा था? वो 8 महाजनपद याद करने हैं, आप मेरी रिक्वेस्ट समझो या विनती। वहीं से संबंधित एक सवाल आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा? कोसल महाजनपद की राजधानी अयोध्या में शासन किया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर सही हो जाएगा बेटा, याद कर लेना, जरूर याद कर लेना, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी सेकंड में, तो आप याद कर लेना। देखो तो कोसल, इसकी क्या हो जाएगी? 2 राजधानी, अयोध्या और श्रावस्ती। इंद्र
देखो टोटल कितनी 8 हो जाएंगे महाजनपद, उनकी राजधानियां भी 8 हो जाएंगी। तो कुरु आपका इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्र, कांपिल्य, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की अयोध्या, श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा एवं पावा, काशी की वाराणसी और चेदी की यहां पर आपकी शक्तिमती हो जाएगी। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया 27 जनवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, क्या है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां स्थित। मैंने क्या कहा था बेटा, ध्यान से पढ़ना, इसको ये जरूर पूछा जाएगा। तो ये गोरखपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, ये गोरखपुर में स्थित है। कहां पर, गोरखपुर में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा वो ए हो जाएगा, गोरखपुर में स्थित। याद रखोगे आप सभी लोग, चलो याद रखेंगे, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है, इसकी स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। लेकिन मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह गोरखपुर में स्थित है, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने नहीं की थी। मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, जो कि वाराणसी में स्थित है। इसको बीएचयू के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिनको महामना की सम्मानजनक उपाधि मिली। महामना एक्सप्रेस चलाई गई इनके सम्मान में 22 जनवरी सन 2016 को वाराणसी से दिल्ली तक। हरिद्वार में एक घाट है, उस घाट में एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम रखा गया मालवीय द्वीप, इन्हीं के नाम पर। याद रखोगे 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मदन मोहन मालवीय को। आप इनके बारे में पूरा पढ़ लेना, ये तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, एक बार आपको इनके बारे में पढ़ा ही चुका हूं। ये स्लाइड आप लोगों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पूछा गया उत्तर प्रदेश, ये देखो 27 जनवरी शिफ्ट शुभ में पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है। चील है, मोर है, गैंडा है, कौन है, मछली है। ये देख सकते हो आपको यहां पर लोगों में ये दो मछलियां दिख रही है, तो ये मछली है। कौन जाएगा यहां पर, मछली। इस उत्तर प्रदेश, देखो इसकी स्थापना कब की गई थी, सन 1863 में इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। 159 साल पहले उत्तर प्रदेश की यानी इसकी स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की, है ना। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, मैंने आपको कहा था 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं, है ना। ये कहा था ना लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहां कहा था ना विधानसभा की 403 सीटें हैं, है ना। विधान परिषद की यहां पर कितनी सीटें बताई थी, 100 सीटें कहा था, याद कर लो। तो क्या हो जाएगा 80। देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया है 80। देखो राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है, विधानसभा सीटों की संख्या 403, विधान परिषद की 100। राजधानी लखनऊ, क्षेत्रफल क्या है इसका, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 20 करोड़ के आसपास। भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का याद रखोगे 16.59, देखो 7.3 तो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का, और ये आपसे पूछा रह चुका है, लेकिन 16.59 जो हो जाएगा ये जनसंख्या का हो जाएगा। भारत का कुल 16.59 जनसंख्या ओनली यूपी में रहता है। माघ मेला किस दिन शुरू होता है बेटा, मेला से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित, गीत से संबंधित ये सभी सवाल पूछे जा रहे हैं। माघ मेला किस दिन शुरू होता है, मकर संक्रांति के दिन। प्रत्येक वर्ष जनवरी में मकर संक्रांति के दिन माघ मेला शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास प्रयाग में त्रिवेणी संगम, 3 महान नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तट पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला का आयोजित किया जाता है। देख सकते हो कितनी भयानक वाली। अगला, कवि संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था, तो इनका पालन पोषण जो है वो बनारस शहर में हुआ। याद रखोगे कहां पर, बनारस शहर में। संत कबीरदास 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। उनका जन्म सन 1425 ईस्वी में बनारस में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन मुस्लिम परिवार में बीता था, लेकिन उनके गुरु थे हिंदू रामानंद, जो कि हिंदू थे और हिंदू धर्म को बहुत मानते थे, इसीलिए ये हिंदू से बहुत प्रभावित थे। कौन, संत कबीरदास। संत कबीरदास, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं साखी, शबद, रमैनी। 3 रचनाएं आपको इनकी याद रखना है, साखी, शबद, रमणी या रमैनी। उनके छंद सिख धर्म के गुरु जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब उनमें पाए गए हैं। उनके जो छंद हैं सिख धर्म के गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें इनके छंदों के बारे में पाया गया है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद ने रखी थी। लखनऊ घराना की नींव बख्शू खाना ने रखी थी। लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी, तो लखनऊ घराने की नींव बख्शू खाना ने रखी थी। बख्शू खाना, लखनऊ घराना जिसे पूरब घराना के नाम से भी जाना था। ये क्वेश्चन जेल ऑर्डर में पूछा गया था कि पूरब घराना किससे संबंधित है, कोई बच्चा नहीं बता पाया, समझ नहीं पाया कहां से, इसलिए आप लोग याद रखोगे पूरब घराना, बख्शू लखनऊ घराने को ही पूरब घराना के नाम से भी
जाना जाता है। अब देखो ये सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों का ध्वज के दो रंग होते हैं, लाल और सामने दिख रहा है लाल और नीला, लाल और नीला। बहुत आसान प्रश्न पूछा। अगला, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? इसका नाम विद्या विहार। ये किस शहर में स्थित है बेटा? ये आपका स्थित है बेटा लखनऊ में। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। विश्वविद्यालय 1996 1996 में भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग के तहत अस्तित्व में यह विश्वविद्यालय आया। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां है? सभी को पता है, बरेली, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ। तो ये प्रयागराज में आप देख सकते हो, ये जो है ना, ये इतना बेहतरीन बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है? प्रयागराज। आगे देखते हैं। बता चुका हूं 1861 में पुलिस अधिनियम लागू होने के बाद 1863 में पुलिस महानिरीक्षक पद सृजित किया गया था। याद रखोगे ये भी चीज। उत्तराखंड किस वर्ष उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? कहा था ना, याद रखना, सन 2000। सन 2000। तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में 13 जिलों को काट करके उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में चीन और तिब्बत और पूर्व में नेपाल के साथ लगती है। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, जबकि दक्षिण में उत्तर प्रदेश। याद रखोगे। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? कंपिल मेला बेटा जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। कंपिल मेला किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। 13वें तीर्थंकर, इनका नाम क्या था? ब्राह्मण विमल नाथ का जन्म कंपिल में हुआ था, इसीलिए कंपिल मेला निकाला जाता है। फर्रुखाबाद जिले के इस शहर में भगवान महावीर स्वामी भी गए थे, और ये 13वें तीर्थंकर के की याद में, सम्मान में एक कंपिल मेला लगाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म से संबंधित है। कंपिल मेला, कंपिल मेला इस महान गुणी व्यक्ति 13वें तीर्थंकर ब्राह्मण विमल नाथ की यात्रा स्मृति में आयोजित किया गया। निम्न में से भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक कौन थे? कथक नृत्य के प्रतिपादक, आपको जो नीचे इमेज देख रही है अगर आप पहचान पाओगे तो, पंडित बिरजू महाराज। कौन? पंडित बिरजू महाराज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। पंडित बिरजू महाराज वे भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक थे। वे कथक के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के थे। कालका बिंदादीन घराने के थे। अगला, काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा की गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा की गई। लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो 10 से 12 घंटे आपको। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा लेंगे, हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर उठाएंगे। तो अशफाक उल्लाह खां की लाइनें हैं, बहुत जोश से भर देने वाली, वीर रस उत्साह जिसका स्थायी भाव होता है। तो आप समझ सकते हो कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने काकोरी ट्रेन डकैती का प्लान किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी, जो कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त सन 1925 को लखनऊ के पास स्थित काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में बेचारों को सन 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। हंसी खुशी प्यार से इस फांसी के फंदे पर ये लोग लटक गए। इनको कोई मतलब नहीं, इनको बस आजादी। देखो लिखा है ना, कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या फिर सर ही कटा देंगे। समझ रहे हो आप लोग? चलिए क्वेश्चन अब देखिए, ये आपका पूछा गया है 27 जनवरी को। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर विलियम वुडन। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे, जिन्होंने सन 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। उनके जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप लोगों के लिए जो सवाल है उसका आंसर आपको देना है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन बच्चा आंसर दे पाएगा। 2 सवाल हो गए। पुलिस महानिदेशक के अध्यक्ष, यानी पुलिस अभी कौन है महानिदेशक, है ना, भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी। इसके अलावा आपको
इस सवाल का जवाब देना है कि शिक्षक दिवस कब मनाया था। दो सवाल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी जिन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, पश्चिम बंगाल या यहां पर असम। पहली महिला मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी उत्तर प्रदेश की बनी थी सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है, याद रखोगे, उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, याद रखोगे। तो पहली भारत के किसी राज्य में पहली महिला जो मुख्यमंत्री, पहली महिला जो राज्यपाल बनी, एक तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्होंने 15 अगस्त सन 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी। मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये तो बता ही चुका हूं। देखो बेटा, सारा स्क्रीन बताया था ना, आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके बारे में मैंने तो आपको बताया ही था, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, सारा स्क्रीन दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी भी माना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। और यह भारत में पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, पंजाब, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी पाया जाता है। अगला, सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा या संयुक्त प्रांत के नाम से? तो उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है, यूपी के नाम से ही जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। 1902 से प्रांत को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। 1937 में इसे छोटा संयुक्त प्रांत यूपी यानी आपका यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। लेकिन भारत के संविधान के तहत जनवरी 1950 से एक बार फिर इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? तो यह मेला जो है आगरा में आयोजित किया जाता है। यह मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? आगरा में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। यह एक पत्थर के लिंगम के रूप में भगवान शिव की उपस्थिति को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो आप याद रखोगे कि भगवान शिव के सम्मान में जो कैलाश मेला है वो कहां पर लगता है? आगरा में। कैलाश मेला आगरा में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी शहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी शहर मानी जाती है, सबसे लंबी नहर, वो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। शारदा नहर पीलीभीत जिले में स्थित है और सभी शाखाओं को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 938 किलोमीटर है। शारदा नहर, इसका निर्माण सन 1928 में किया गया था। शारदा सहायक परियोजना, याद रखोगे, को घाघरा नदी के बाढ़ के जल को शारदा नदी में मोड़ने के लिए परिकल्पित किया गया था। तो यह भी याद रखिएगा, शारदा सहायक परियोजना पूछेगा कहां पर है या किस राज्य की? तो शारदा सहायक परियोजना यूपी की है। घाघरा नदी के जो बाढ़ का जो जल होता है, उस जल को शारदा नदी में मोड़ने के लिए शारदा सहायक परियोजना की स्थापना की गई थी। शारदा नहर का निर्माण 1928 में किया गया था। यह जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और 938 किलोमीटर है इसके सभी शाखाओं को मिलाकर। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? सेम प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है। आप समझ सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। 2000 में 9 नवंबर सन 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड अलग हुआ। बता ही चुका हूं, इसके उत्तर में चीन, तिब्बत और पूर्व में नेपाल। तो उत्तर में चीन में और पूर्व में नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। अब देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी में हुआ, हैदराबाद में हुआ, दिल्ली में हुआ, मेरठ में हुआ? तो यह जो है बेटा मेरठ हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, दूसरा बार पूछा गया, ठीक है। 10 मई सन 1857 से इसकी प्रारंभ हुई। देखते ही देखते ये 25 शहरों में फैल गया था, याद रखोगे, मेरठ। अब आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? आप लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1857 के विद्रोह का स्थान और नेता, यानी लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया। यहां पर एक सवाल और बनता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह जो था वह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। यह भी याद रखोगे, बहादुर शाह जफर द्वितीय।
अगला, झांसी से इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने, ग्वालियर से इसका नेतृत्व तात्या टोपे ने, इलाहाबाद से इसका नेतृत्व लियाकत अली ने, जगदीशपुर से इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने और बरेली से इसका नेतृत्व खान बहादुर ने कहा किया। हालांकि अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, इंपॉर्टेंट तो आप लोगों को जरूर याद करने हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा। सैन्य विद्रोह के समय, ये क्वेश्चन आया नहीं है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, परंतु मैं अलग से करा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाल आपके एग्जाम में आपको नेक्स्ट में दिखेगा। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन? कौन था बेटा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, जब 1857 का क्रांति हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल, बहुत जरूरी है जानना कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग सन 1856 से 1862 तक शासन किया। 1858 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था और 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार की जो डोर, मतलब भारत की जो डोर है 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। भारत किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो उनके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था, जिसने भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बने रहने के लिए वायसराय का कार्यकाल बनाया था। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वायसराय के रूप में काम किया। लॉर्ड कैनिंग जो था, ये भारत का 1857 में जब क्रांति हुई तो भारत का गवर्नर जनरल था, लेकिन जब भारत सरकार अधिनियम 1858 आया तब उस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उस पद की जगह पर क्या कर दिया गया? उस पद की जगह पर वायसराय का पद कर दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल के पद से वायसराय बना। तो इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय के रूप में कार्य इसने किया। 1857 का विद्रोह, इसे वह सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम भी रहा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसने भारत के एक पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, ये भी आप लोग याद रखोगे। अब आप लोगों को मैं बता दूं, ये क्या सर उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, अगले वीडियो में पूरा यूपी जीके। तो एक वीडियो में तो मैंने आपको करा दिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए जितने भी यूपी जीके के सवाल थे वो। अब आप सभी लोगों को यूपी जीके के लिए एक मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा, जो कि 3 से 4 घंटे की होगी, हो सकता है आपकी 6 घंटे भी पहुंच जाए। उसमें मैं पूरा यूपी जीके, जैसे उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, है ना, उत्तर प्रदेश क्या है, समसामयिक घटनाएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामान्य भूगोल, जनगणना 2011, मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परिवहन संसाधन, प्रमुख उद्योग, कला एवं संस्कृति, अन्य, सब कुछ कराऊंगा। तो आप सभी लोग अगर उत्तर प्रदेश, आप देखते हो कितने सवाल पूछेंगे, कम से कम आपके 80 से 85 सवाल टोटल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछेंगे। सिर्फ 2 एग्जाम होंगे, 5-6 शिफ्ट जो भी हो उसमें 80 से 85 सवाल यूपी जीके। ऑन एवरेज हम देखें तो 10 सवाल आपको यूपी जीके में मिल रहे हैं। तो अभी इस चैनल को आप सभी लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन भी बच्चों ने नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि अब मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूंगा यूपी जीके का, तो बहुत ही शानदार तरीके के साथ करूंगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। आपको पीडीएफ के लिए क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर प्री पीडीएफ। अगर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कोई दिक्कत आती है तो 8787055266 पर आप कॉल कर मैसेज कर लो, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे। मैसेज करते ही आपको लिंक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ऐप डाउनलोड करने। ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद इस पीडीएफ वाले फंक्शन पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप ओपन कर पाओगे और फ्री पीडीएफ आपको लिख जाएगा वहां पर, यूपी जीके ऑल नोट्स पीडीएफ करके, है ना। तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है, अगर मेरी ये आपको 8 दिन की मेहनत अच्छी लगी, जो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बटोर के पूरा बढ़िया कंटेंट दिया है, तो प्लीज लाइक कर लेना। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, ये आपके ऊपर है। ये आपको अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप लोग लाइक जरूर करें। वीडियो को एक बार सभी दोस्तों तक शेयर कर देना और सब्सक्राइब आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जरूर कर लो, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही इस चैनल को क्रिएट किया है। देखो एक चीज और बता देता हूं, यही सेम नाम से अपना चैनल था, 6 लाख सब्सक्राइबर थे, 4 साल पुराना चैनल था, वो चैनल डिलीट हो गया है। इसकी वजह से नया चैनल बनाना पड़ा है, ठीक है। तो आप सभी लोग जान सकते, और वो चैनल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए था, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल पढ़ाया गया, यूपीएसआई पढ़ाया गया। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता है, जेल ऑर्डर का बहुत शानदार एग्जाम हुआ,
बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, कभी इंटरव्यू कराऊंगा, कभी उनकी वीडियो देखूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप देख सकते हो कि कितने कमाल तरीके के साथ कितने कम समय में मैंने आपको यूपी जीके के सभी क्वेश्चंस करा दिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे और लिख दोगे हिंदी, सिर्फ हिंदी, तो मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी के भी अभी तक के आए हुए सभी प्रश्न आपको इसमें कराऊंगा टॉपिक वाइज। जैसे कभी मैंने आपको सारे समास के करा दिए, सारे अलंकार करा दिए, सारे रस करा दिए, सारे छंद करा दिए, सारे यहां पर लोकोक्तियां, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, सब कुछ एक एक चीज टॉपिक वाइज। तो बढ़िया शानदार तरीके के साथ आप लोग देखना। बहुत सारे बच्चे बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, बहुत जल्दी हो सकता है आप सभी लोगों को क्विज मास्टर का ऑफिशियल टीम दिखे। क्विज मास्टर सब कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगा, बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है और फ्री में सब कुछ आपको कंटेंट अवेलेबल। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी प्यारे बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ऑल्सो डाउनलोड फॉर क्विज मास्टर ऑफिशियल ऐप फ्रॉम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलता है देन you can go 8787055266 WhatsApp number. Thank you very much and all the best for your great future. उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसको सपोर्ट जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।